वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके वीकली टेस्ट के एक्सप्लेनेशन के फ्रॉम दी बायोफार्मास्यूटिक्स, राइट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ड्रग मेटाबोलाइजिंग कैपेसिटी अमंग द लिस्टेड ऑर्गन्स। तो बच्चों आप सबको पता है कि जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है सबकी कैपेबिलिटी है कि वो ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर पाए। हाउएवर द प्राइमरी ऑर्गन हेयर इज द लीवर, राइट। बट यहाँ पर आपने अरेंज करना है बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटीज, राइट। सो वी हैव लीवर, वी हैव किडनीज, lungs, intestine, skin, placenta, adrenals as our first option. Then we have liver. Obviously, this is very clear to us from every option that liver being the primary metabolizing organ, वो first पर ही आने वाला है, right? देन किडनीज, लंग्स, इंटेस्टाइन, लंग्स। तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने कैपेसिटीज ऑलरेडी देखी होंगी। सेकेंडली मेजर हमारे पास जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर मेटाबोलाइजिंग पावर कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, फॉलोड बाय दी किडनीज। तो ऑप्शन देख लेते हैं, किडनीज हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी रहेगा। कंसिडरिंग सारे ऑर्गन्स की कैपेसिटी रहती है मेटाबोलाइजेशन की, हाउएवर लीवर इज द मोस्ट मेटाबॉल, जहां पर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम सबसे ज्यादा एज वेल एज उसकी कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा रहेगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा लीवर, देन लंग्स, देन किडनीज, देन इंटेस्टाइन, देन प्लेसेंटा, देन एड्रीनल्स एंड देन स्किन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following describes the role of cytochrome P450 reductase in cytochrome P450 monooxygenase system? ऑप्शन ए कहता है it oxidizes cytochrome P450 to give ferric ion for the catalytic activity. ऑप्शन बी कहता है it catalyzes drug hydrolysis in the presence of NAD positive, राइट। थर्ड कहता है इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADPH टू साइटोक्रोम P450 टू मेंटेन इट्स एक्टिव फेरस स्टेट। ऑप्शन डी कहता है इट एक्ट्स एज अ टर्मिनल ऑक्सीडेज इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब एक चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये टर्मिनल पार्ट पे एक्ट नहीं करता है। बेसिकली आपका जो इसका काम क्या रहेगा, इट बेसिकली डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADPH टू साइटोक्रोम P450 to the maintain its active ferrous state. So यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट इसके फंक्शन को स्टेट करता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस में से है, फेज वन फेज टू। आपको पता है जो फेज टू मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस है उनमें कॉन्जुगेटिंग एंजाइम भी आपका कॉन्जुगेटिंग एजेंट भी रहेगा, एज वेल एज एंजाइम रहेगा जो उसको फैसिलिटेट कराएगा ताकि मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो एंड जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो आपका और ज्यादा पोलर हाइड्रोफिलिक पार्ट की तरफ हो जाए ताकि रैपिडली एक्सक्रीट आउट हो जाए। अब यहाँ पर पहला है ग्लूकोइरोनिडेशन, देन सल्फेशन, देन ग्लूटाथायोन एंड एसिटाइलेशन। इसके सामने आपके एंजाइम्स लगे हैं। अब सबसे पहले जो सबसे इजी है उसे देखते हैं, एसिटाइलेशन। नाम से ही पता लग रहा है एंजाइम के, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, यानी फोर्थ का पी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ज्यादातर ऑप्शंस में भी देखो फोर्थ का पी है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है यहाँ पर, राइट। सेकेंड है जो इजीली गैस हो सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, सल्फेशन। अब सल्फेशन सल्फेट ही कॉन्जुगेटिंग एजेंट होगा, तो सल्फो ट्रांसफरेज ही उसका एंजाइम होगा, यानी कि सेकेंड का आर हमारे पास सी एंड डी ऑप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, जिसमें से सी ऑप्शन हमारा डिडक्ट हो चुका है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। थोड़ा ऐसा जरूरी नहीं है सबको सारे ऑप्शंस आते हो, बट बहुत हेवी प्रोबेबिलिटी हमें पता लग जाती है कंपैरेटिवली अगर हमें एक दो ऑप्शंस क्लियर हो तो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आंसर करेक्ट ज्यादा इजीली हम कर पाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहने वाला, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि फेज वन एंड फेज टू रिएक्शंस होती है। फेज वन को आप क्या बोलते हो, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि आपका ड्रग जो है ऐसा हाइड्रोफिलिक पोलर मेटाबोलाइट बनाए ताकि वो रैपिडली एक्सक्रीट आउट हो जाए। सेकेंडली नहीं तो आपकी फेज टू रिएक्शंस होती हैं जिन्हें आप यहाँ पर कॉन्जुगेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, जिसके अंदर ग्लूकोइरोनिडेशन, सल्फेशन
अल्फा अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन एंड एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन, सबके पास अपना कॉन्जुगेटिंग डिफरेंट एजेंट है, सबके पास ट्रांसफरिंग एंजाइम है, राइट। तो इसको जरूर, इस टेबल को एक बार जरूर के जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है द कॉन्जुगेट्स फॉर्म ड्यूरिंग फेज टू रिएक्शंस आर इजीली एक्सक्रीटेबल। हालांकि मैं अभी बात कर चुकी हूं कि ये क्यों एक्सक्रीटेबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, दे आर फैट सोल्यूबल एंड स्टोर्ड इन द टिश्यूज। ऑप्शन बी, दे बाइंड स्ट्रांगली टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स। ऑप्शन सी, दे आर बीइंग हाईली पोलर फैसिलिटेटिंग एक्सक्रीशन वाया बाइल और यूरिन। दे आर एंजाइमेटिकली कन्वर्टेड इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट्स। देखो, मेटाबॉलिज्म से वो एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है एंड मोर एक्टिव भी हो सकता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फेज 2 के अंदर एक्सक्रीटेबल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट होता है। बिकॉज मैंने अभी आपसे बताया, या तो फेज 1 में फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन होगा, या फेज 2 में कॉन्जुगेटिंग आपका एजेंट ऐड हो जाएगा विद द ट्रांसफरिंग एंजाइम, जो कि उसको इवन मोर पोलर कर देगा ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए। अब डिपेंड करेगा वो यूरिन से एक्सक्रीट होना चाहेगा या बाइल से, बेस्ड ऑन उसका मॉलिक्यूलर वेट साइज कितना है। 500 डाल्टन से ज्यादा है तो बाइलरी एक्सक्रीशन होगा, 300 से कम है तो उसका यूरिनरी एक्सक्रीशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर को मैच करता है, ठीक है। क्लियर, आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन भी इसकी क्लियर है। चलिए ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फेज 1 रिएक्शंस आर ऑल्सो रेफर टू एज, बच्चों अभी मैंने बात करी कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होती हैं फेज 2, फेज 1 होती हैं फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। काफी क्वेश्चन सिमिलर टू व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड है, तो ऑप्शन भी कुछ सोचने का था ही नहीं इसमें कि आपका क्या रहेगा। तो फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, अच्छा एक चीज और नोट करिएगा, फेज 1 रिएक्शन जिसे फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं उसे एसिंथेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, एंड फेज 2 रिएक्शन कॉन्जुगेशन रिएक्शन को सिंथेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल से बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान से देखिए, फेज 1 रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस आएगा, बेसिकली यहाँ पर आप फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने जो मेटाबोलाइट बनता है दैट इज इवन मोर पोलर एंड इजिली एक्सक्रीटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपके कुछ ड्रग और सामने उनके कुछ ड्रग, कॉलम ए जो है वो इंड्यूसर्स का है, ऑप्शन बी जो है ड्रग्स विद एनहांस्ड मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पर हमें मैचेट का खेल है फिर से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का में क्या रहेगा। सबसे पहले बारबिचरेट्स है। बारबिचरेट्स जो है वो किसके, कौन सी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले बारबिचरेट्स जो है वो काउमेरिन्स, फेनिटोइन, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मेटाबॉलिज्म जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब फर्स्ट का एस आंसर हमारा करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी हमारे यहाँ पे गलत हो गए, राइट। तो सी एंड डी हमारे पास अभी भी चॉइस जो है वो बची है। सेकंड आता है अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो इंड्यूसर किसके लिए रहेगा, अल्कोहल रहेगा यहाँ पर पेंटोबार्बिटल, काउमेरिन्स एंड फेनिटोइन के लिए। तो सेकंड का आंसर जो है वो पी, हालांकि दोनों ऑप्शंस में ही ऐसा है, तो ऑप्शन सेकंड का पी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो टाई ब्रेकर हमारे पास तीसरा ऑप्शन रहेगा, यानी कि फेनिटोइन। तो फेनिटोइन किसका इंड्यूसर रहेगा मेटाबॉलिज्म का, फेनिटोइन आपका यहाँ पर रहेगा कोर्टिसोल, काउमेरिन्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड टोलबुटामाइड। तो ऑप्शन थर्ड का आर यहाँ करेक्ट है, विच मार्क्स दैट सिक्स्थ का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ जिससे आपको कुछ थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या इंड्यूसर है किस किस ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो यहाँ पर आपके पास ये सिंप्लीफाइड टेबल गिवन है जिसमें आपके इंड्यूसर्स के नाम भी मेंशन है, जैसे कि बार्बिचरेट्स, अल्कोहल, फेनिटोइन, रिफाम्पिसिन एंड सिगरेट स्मोक। साथ ही साथ ड्रग्स हैं जिनका मेटाबॉलिज्म एनहांस हो जाता है। एक बार इस टेबल को भी देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट। ड्रग और उसके मेटाबोलाइट को आपने मैच करना, बड़ा सिंपल सा सवाल है यहाँ पर। ऑप्शन ए है आपका एम्फिटामिन। एम्फिटामिन के आगे लिखा हुआ है आपका फिनाइल एसीटोन। सेकंड है फिनोबार्बिटल, हाइड्रोक्सीबार्बिटल, फेनिटोइन, ऑक्सीडाइफेनिटोइन, सैलिसिलिक एसिड या फिर एसिटाइल सैलिसाइलेट एसिटिक एसिड। पहली बात तो जो इजी आपको दिख रहे हैं जो गलत हैं वो क्या है, सबसे पहले तो सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलेट एसिटिक एसिड, ये तो बिल्कुल ही गलत दिख रहा होगा आपको। फेनिटोइन इंटू ऑक्सीडाइफेनिटोइन, ऐसा भी कोई मेटाबोलाइट आपने नहीं पढ़ा हुआ, राइट। अब आते हैं ऑप्शन हमारे पास सेवेंथ में जिसमें ड्रग है एम्फिटामिन। एम्फिटामिन इंटू फिनाइल एसीटोन एंड आपका जो फिनोबार्बिटल है इंटू दी हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन, ना कि फिनोबार्बिटल। इसी वजह से ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है, राइट, बिकॉज इट विल बी हाइड्रोक्सी
फिनोबार्बिटोल। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए एम्फीटामिन का क्या होगा, फिनाइल एसीटोन करेक्ट था, फिनोबार्बिटल का हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटल होगा, जबकि यहाँ पर क्या गिवन है आपका हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटल। फेनिटोइन का भी गलत दे रखा है यहाँ पर, फेनिटोइन का क्या होगा, फेनिटोइन का होगा पैरा हाइड्रोक्सी फेनिटोइन, सैलिसाइलिक एसिड का सैलिसाइलिक यूरिक एसिड। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट इंटरमीडिएट इज हाईली रिएक्टिव and known to be carcinogenic due to its ability to bind covalently to cellular macromolecules such as DNA। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गया, ऑप्शन ए है ग्लूकोयूरोनाइड कॉन्जुगेट्स, एरीन ऑक्साइड, सल्फेट एस्टर एंड यूरिया डेरिवेटिव। अब आपने एक टेबल पढ़ा होगा जहां पर आपको लंग कैंसर से रिलेटेड मेटाबोलाइट्स का टेबल दिया गया है। तो ग्लूकोयूरोनाइड कॉन्जुगेशन को तो सबसे पहले काट दो, ये ड्रग मेटाबॉलिज्म के उसमें आता है, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। बचे हमारे पास ये ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। क्यों, एक बार आपको मैं एक टेबल दिखाती हूँ, अगर आपको वहां से आपको क्लियर करना है तो एक बार के लिए इस टेबल को याद रख लीजिए, क्वेश्चन जो है काम आता है। आगे आई थिंक है, बट ये बेंजोपायरिन के अंदर आते हैं, राइट, ऑक्साइड्स ऑफ इपॉक्साइड्स ऑफ योर ब्रोमबेंजीन एंड योर बेंजोपायरिन। एक टेबल है, आगे एक्सप्लेनेशन में भी एडेड है, थोड़ा वेट कीजिए, वो टेबल को जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, आपको ये कैंसर मेटाबोलाइट्स के बारे में क्लैरिफाई हो जाएगा। यहाँ एरीन ऑक्साइड जो है हाईली रिएक्टिव एंड साइटोटॉक्सिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट्स बायो एक्टिवेशन। बायो एक्टिवेशन सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड है, बायो एक्टिवेशन ऑप्शन ए क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटाबोलाइट विच इंटरैक्ट विद टिश्यूज टू प्रेसिपिटेट टॉक्सिक कंपाउंड्स। ऑप्शन बी कहता है फॉर्मेशन chelating agents। थर्ड, formation of enzymes which can lyse toxic compounds। ऑप्शन डी, stimulating the immune system to initiate formation of the cells। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक चीज तो है, फॉर्मेशन ऑफ चिलेटिंग एजेंट्स, बायो एक्टिवेशन से चिलेटिंग एजेंट्स का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है कि बायो एक्टिवेशन में आप चिलेटिंग एजेंट का एक्टिवेशन या फॉर्मेशन कर रहे हो। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स व्हिच कैन लाइज द टॉक्सिक कंपाउंड्स, ये भी बिल्कुल गलत रहेगा। हालांकि स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम टू इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ द टी सेल्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बायो एक्टिवेशन बेसिकली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटाबोलाइट which in turn which interacts with the tissues to precipitate the toxic compounds। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है, बाकी तीनों बहुत सिंपल से स्टेटमेंट्स थी, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which enzyme system is primarily responsible for the formation of free radicals during xenobiotic metabolism। ऑप्शन ए आएगा आपका मोनोअमीन ऑक्सीडेज, NADPH, साइटोक्रोम P450 रिडक्टेस, ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज एंड एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज। तो यहाँ पर बच्चों अभी आपने पीछे भी पढ़ा था, जहां पर फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ऐसे कौन से एंजाइम सिस्टम्स हैं आपके, NADPH, साइटोक्रोम P450 रिडक्टेस, अभी पीछे भी हमने पढ़ा था। नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी xenobiotic मेटाबॉलिज्म। कैसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का अभी आपने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, राइट। तो फ्री रेडिकल्स जो है दे आर जनरली फॉर्म्ड बाय द NADPH, साइटोक्रोम P450 रिडक्टेस या फिर अदर फ्लेविन कंटेनिंग रिडक्टेस। xenobiotics which mainly act on the metabolic activation will yield the free radicals। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर वो टेबल आएगा जहां मैंने अभी पीछे आपको बात करी थी, जहां पे कार्सिनोजेनिक के बारे में आपको बताया गया था, राइट। तो यहाँ पर कंपाउंड्स दिए गए हैं जिनका सामने मेटाबॉलिक पाथवेज मेंशन है, राइट। जैसे कि बेंजोपायरिन हो गया, अल्फाटोटॉक्सिन हो गया, थैलिडोमाइड हो गया और क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। आपने बताना है इनका मेटाबॉलिक पाथवे की रिएक्शन जो है वो क्या रहेगी, राइट। सबसे पहले आपका फर्स्ट आता है बेंजोपायरिन। तो बेंजोपायरिन क्या दिखाता है आपका, एरोमेटिक इपॉक्सीडेशन दिखाता है, यानी कि फर्स्ट का जो है क्यू आंसर करेक्ट है, विच मार्क्स हमारे पहले दो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकेंड है अल्फा टॉक्सिन B1 जो है, अल्फा टॉक्सिन B1 क्या दिखाएगा, अल्फा टॉक्सिन B1 आपका ऑयलीफिन इपॉक्सीडेशन दिखाएगा, यानी कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जो है ये दोनों ठीक है। नेक्स्ट है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड क्या दिखाएगा, थैलिडोमाइड हमारे दिखाएगा हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ द लेक्टम, राइट। तो थर्ड का जो है वो एस आंसर करेक्ट हो गया, विच मार्क्स द थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फटाफट से एक टेबल देख लेते हैं। यस, दिस कंपोनेंट यहाँ पर आप देखो, लंग कैंसर, हिपैटिक कैंसर और टेरिटोजेनेसिस यहाँ मेंशन है। इन टॉक्सिसिटी का क्या रहेगा, राइट। जैसे कि यहाँ कंपाउंड्स मेंशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले बता रही हूँ मैं, ये टॉक्सिक इंटरमीडिएट्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जहां पर सबसे पहला कंपाउंड है बेंजोपायरिन, इसका मेटाबॉलिज्म पाथवे क्या है, एरोमेटिक इपॉक्सीडेशन।
Now the toxicity here is the lung cancer. Next we have is the alpha toxin B1 जिसका metabolic pathway क्या है, olefin epoxidation, and toxicity is the hepatic cancer. Then we have thalidomide. Thalidomide में we have hydrolytic cleavage of lactam where we have toxicity as teratogenesis. Then chlorinated hydrocarbon we have oxidative dehalogenation and टॉक्सिसिटी इज द नेफ्रोटॉक्सिसिटी. इन इंटरमीडिएट्स को जरूर एक बार देख लेना जो जनरेट होके क्या टॉक्सिसिटी कॉज कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ. एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स. यस, excretion of drugs via lungs, biliary system, intestine, salivary glands and sweat glands is collectively known as hepatic metabolism, passive filtration, non-renal या glomerular elimination. पहली बात तो रूट देख लेते हैं किन की बात कर रहे हैं. लंग्स है, बाइलरी सिस्टम है, इंटेस्टाइन, सलाइवरी एंड स्वेट ग्लैंड्स. कहीं पर भी हमारा किडनीज का मेंशन नहीं है, यूरिन फॉर्मेशन का मेंशन नहीं है, कोई भी रीनल रूट हमारा यहाँ मेंशन किसी तरीके से नहीं है. इसीलिए किसी भी हालत में खाली हिपेटिक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल मेटाबॉलिज्म साइट्स दी गई हैं. ऑप्शन ए गलत. पैसिव फिल्ट्रेशन यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है. ग्लोमेरुलर एलिमिनेशन को किडनी फिल्ट्रेशन रीनल रूट की बात ही नहीं करी गई है. तो सीधा का सीधा आंसर था यहाँ पर नॉन रीनल एलिमिनेशन. ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. जी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है. नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस. मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑर्गन अपनी अलग क्लियरेंस शो कर सकता है. जैसे लीवर है, अलग क्लियरेंस शो करेगा, राइट. किडनीज है, अलग क्लियरेंस शो करेगी. किसी भी ऑर्गन पे आप डिनोट कर सकते हो कि अलग सेपरेट क्लियरेंस शो करेगा. तो टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस का मतलब यही होता है जितनी भी सिस्टमिक आपकी रीनल, नॉन रीनल जितनी भी क्लियरेंस आपकी आएंगी वो सारी इंक्लूडेड हो. तो ये कहना कि इट इज जस्ट द सम ऑफ क्लियरेंस ऑफ द किडनी, ये भी बिल्कुल गलत रहेगा. सम ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम किडनी एंड लीवर, फिर से स्पेसिफाई किया हुआ है कि दो ऑर्गन्स की बस बात की है. सम ऑफ क्लियरेंसेस फ्रॉम नॉन रीनल क्लियरेंसेस, फिर भी हमने स्पेसिफाई नहीं करा. यहाँ पर टोटल की बात हो रही है जिसमें रीनल भी आएगा एंड नॉन रीनल रूट्स दोनों आएंगे. ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन रहने वाला है. तो सम ऑफ इंडिविजुअल क्लियरेंसेस इंक्लूड टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस, यानी कि जितने भी रीनल, नॉन रीनल क्लियरेंसेस जो भी वैल्यूज हो सबको मिला के आप बोलते हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहां पर हमारे पास जो ड्रग क्लियरेंस मेंशन है दैट इज 160 ml पर मिनट. यहां नोट कर लेंगे क्लियरेंस की वैल्यू मेंशन है 160 ml पर मिनट एंड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज 2 ग्राम पर ml. हमें बताना है एलिमिनेशन रेट कितना रहेगा. तो सिंपल सा फॉर्मूला है क्लियरेंस का, क्या, एलिमिनेशन रेट अपॉन ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. आपको एलिमिनेशन रेट निकालना है जिसे मैंने यहाँ ER से लिखा है, दैट विल बी क्लियरेंस इनटू द कॉन्सेंट्रेशन. सो क्लियरेंस कितनी है 160 इंटू 2, सिंपली आपका 320 जो है वो आंसर आ जाएगा. यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा. राइट, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. आई होप इसमें कुछ आपको ऐसा मुश्किल नहीं हुआ होगा. राइट, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है. तो क्लियरेंस एलिमिनेशन रेट अपॉन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन रहेगा. चलिए आगे चलते हैं. फिर से एक न्यूमेरिकल है, तो क्लियरेंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. आई होप आपको पता लग गया कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं. हालांकि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं आता. व्हाट विल बी द रीनल क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग इफ रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन is 80 and the plasma drug concentration is 2. यहाँ पर रेट ऑफ यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन 80 दिया हुआ है एंड प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन 2 है. सिंपली रीनल क्लियरेंस का आपने फॉर्मूला पुट करना है, क्या, रीनल क्लियरेंस इज इक्वल्स टू एलिमिनेशन रेट जो कि यहाँ पर आपका 80 दे रखा है अपन कॉन्सेंट्रेशन सेम जो आपका 2 दे रखा है. तो सिंपली आपका 40 जो है वो आंसर आ जाएगा ml पर मिनट. कुछ भी नहीं करना था, डिट्टो पिछले वाला था, बस हमें यहाँ पर उसमें एलिमिनेशन रेट निकालना था. यहाँ पर आपको क्लियरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेगी. तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा, ऑप्शन बी, यस 40. तो फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, नन अदर देन रीनल क्लियरेंस विल बी रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन अपॉन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पूछता है हाउ द रीनल क्लियरेंस इज एक्चुअली एक्सप्रेस्ड. सो इज इट एक्सप्रेस्ड बाय द रीनल क्लियरेंस रेशियो पूछा गया. ध्यान दीजिए बच्चों, रेशियो पूछा गया है. पहली बात तो एक शब्द ध्यान रखिए, जब मैंने आपको टेबल भी एक बार दिखाया था आई थिंक लास्ट वीकली टेस्ट में मैराथन में,
जहां पर रीनल क्लियरेंस रेशियो की बात की गई थी वो जीएफआर वाला टेबल था। क्लियरेंस वैल्यूज आपको गिवन थी कि जितना क्लियरेंस की वैल्यू आपकी क्या 0 होगी, लेस देन 130, 130 ग्रेटर देन 130, 650, उस हिसाब से क्या क्या मैकेनिज्म एंड रीनल क्लियरेंस रेशियोज रहेंगी। तो वहां से ही ये क्वेश्चन उठकर आया है। रीनल क्लियरेंस रेशियो हमेशा कंपैरिजन आप क्रिटेरियन का करते हो, राइट? ड्रग का क्लियरेंस विद द क्रिटेरियन के साथ आप करते हो। बस सिंपल सा कंफ्यूजन यहाँ है कि रीनल क्लियरेंस ऑफ क्रिटेरियन ऊपर आएगा या फॉर्मूला में रीनल क्लियरेंस ऑफ ड्रग ऊपर आएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, बाकी आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर से बता दूं, जो रीनल क्लियरेंस रेशियो होती है दैट इज इक्वल टू रीनल क्लियरेंस ऑफ ड्रग in comparison to renal clearance of creatinine। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो रीनल क्लियरेंस रेशियो क्या रहेगा? क्लियरेंस ऑफ ड्रग अपॉन क्लियरेंस ऑफ क्रिटेनिन, राइट? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ रीनल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन यानी कि सबसे पहला ऑप्शन है ब्लड फ्लो टू द किडनीज, यूरिन पीएच, ब्लड पीएच या कोई डिजीज स्टेट, राइट? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है ब्लड फ्लो टू द किडनी, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर कोई भी नॉट अ फैक्टर ऑफ रीनल एक्सक्रीशन यानी कि रीनल एक्सक्रीशन को इनमें से कौन सा फैक्टर गवर्न नहीं करता। ब्लड फ्लो तो करता ही है, ब्लड फ्लो यूरिन फॉर्मेशन ही ब्लड से होती है, राइट? देन यूरिन का पीएच बिल्कुल करता है। ब्लड का पीएच, ब्लड के पीएच से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, हालांकि डिजीज स्टेट जो है वो उससे आपका रीनल इंपेयरमेंट या डोज एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। तो ऑप्शन सी जो ब्लड पीएच है दैट इज नॉट वेरी मच रेलेवेंट टू दी रीनल एक्सक्रीशन। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोकेमिकल फैक्टर ऑफ द ड्रग दैट कैन अफेक्ट रीनल एक्सक्रीशन। यानी कि ड्रग, आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सक्रीशन में देखा होगा कुछ प्रॉपर्टीज ड्रग के क्या फिजिकोकेमिकल एट्रीब्यूट्स हैं दैट कैन अफेक्ट द एक्सक्रीशन। हमेशा से मैं साइज नेचर की बात करती हूँ, तो आपको पता है मॉलिक्यूलर साइज बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे गवर्न होगा कि वो बाइलरी एक्सक्रीशन में जाने वाला है या रीनल रूट्स में रहने वाला है। पीकेए बिल्कुल आपका अनआयनाइज्ड या आयनाइज्ड फ्रैक्शन क्या रहने वाला है एंड वेल एज उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये बिल्कुल चारों के चारों तीनों पैरामीटर आपके करेक्ट है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो बेसिक्स में ही आपका कवर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम स्टेटमेंट बेस्ड है जो मैं आपको अभी बताई थी, जहां मैंने बात करी थी साइज की अलोंग विद दी कौन सा मेथड ऑफ एक्सक्रीशन होगा, राइट? सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया है बिलो 300, देन अबव 500, देन बिटवीन 300 टू 500। मैं ऑप्शन पढ़ने से पहले ही आपको रिपीट करा देती हूँ। जिसका मॉलिक्यूलर साइज जो है लेस देन 300 होगा, मेजरली वो आपका इस यूरिनरी एक्सक्रीशन की तरफ जाएगा। जो 500 से ज्यादा होगा मेनली वो बायरी एक्सक्रीशन की तरफ जाएगा। 300 से 500 वाले दोनों रूट्स के लिए ओके है। ठीक है, तो बिलो 300 जो है दैट विल बी मेनली एक्सक्रीटेड इन दी यूरिन, यानी कि फर्स्ट का जो है वो आर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि हमारे तीन लास्ट के दो ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गए। above 500 will be mainly excreted in the bile and less than 5% in the urine, right? यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड जो है आपका यहाँ पर बिटवीन 300 टू 500 दैट विल बी एक्सक्रीटेड बोथ इन द बाइल एंड द यूरिन। अभी आज ही मैंने 2-3 बार आपको ऑलरेडी बताया है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि मॉलिक्यूलर साइज का क्या डिपेंडेंस रहता है, राइट? सो बिलो 300 डाल्टन मेनली यूरिन में एक्सक्रीट होगा, above 500 मेनली बाइल में, इन बिटवीन बोथ यूरिन एंड बाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। क्वेश्चन कहता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। स्टेटमेंट बी कहता है बोथ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन आर एक्टिव प्रोसेस, राइट? ऐसा आपको ऑप्शन ए जो है इसमें कहता है कि स्टेटमेंट करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 1 करेक्ट। तो पहले ही स्टेटमेंट से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट जो कहता है कि दोनों प्रोसेसेस प्लाज्मा कंसंट्रेशन से अफेक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, राइट? दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि दोनों एक्टिव प्रोसेस हैं, ऐसा नहीं है, ये दोनों पैसिव प्रोसेस होते हैं। तो पहली ही स्टेटमेंट से हमें क्लियर हो जाता है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट रहेगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा
बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं बाय द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, बट ये पैसिव प्रोसेस रहेंगे आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लेबल्ड एज assertion and reasoning? A drug that is not bound to plasma protein and excreted by filtration only. Option B, it shows linear relationship between rate of excretion and plasma drug concentration. अब ये बात कहीं ना कहीं सही है। अगर आपको याद होगा कि जो ड्रग आपकी प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, साइज जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि फार्माकोकाइनेटिक्स बाकी सारी भी उसकी ऑल्टर हो जाती है। तो जो ड्रग आपकी नॉट बाउंड यानी कि जो आपकी फ्री फॉर्म में ड्रग है, दैट इज एक्सक्रीटेड मेनली थ्रू फिल्टरेशन ओनली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है एंड यस इट शोज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ एक्सक्रीशन एंड प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि आपका जब भी प्रोटीन बाउंड फ्रैक्शन हो जाएगा तो उसके एडीएमई प्रोसेसेस सारे के सारे ऑल्टर हो जाएंगे, लिनियरिटी ऑल्टर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा 21st का कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड यस इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Next question, which of the following is not the characteristic of hydrolytic reaction? Not पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए, they involve a change in the oxidation state of a substance. क्या ऐसा होता है हाइड्रोलिटिक रिएक्शन से आपका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है? ऑप्शन बी कहता है they lead to large chemical change in the substrate, राइट। ये कहीं ना कहीं करेक्ट है। आपको पता है हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस हो रही हैं, यानी कि हाइड्रोलिसिस होने से उसके अंदर केमिकल चेंज आएगा ही आएगा डेफिनेटली। दे इन्वॉल्व लॉस ऑफ लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल। ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं करेक्ट है। दे आर कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स फाउंड इन मल्टीपल ऑर्गन्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे पास जो ये ऑप्शन ए है, ये थोड़ा सा ऑप्शन जो है क्वाइट ट्रिकी है, पूरी स्टेटमेंट नहीं है, तो इसको हम मान के चलेंगे दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल क्लियर है, राइट। तो हाउएवर इट डज नॉट चेंज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फ्रैक्शन ऑफ द अनबाउंड ड्रग इन प्लाज्मा? फ्री फ्रैक्शन की बात कर रहा है जो कि बाउंड फॉर्म में नहीं है। ऑप्शन ए कहता है कंसंट्रेशन ऑफ अनबाउंड ड्रग। आपने यहाँ पर अच्छा फ्रैक्शन ऑफ अनबाउंड ड्रग इन प्लाज्मा कैलकुलेट करना है, यानी कि आपने FU कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शन ऑफ अनबाउंड ड्रग इन दी प्लाज्मा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ अनबाउंड ड्रग, कंसंट्रेशन ऑफ अनबाउंड ड्रग इन प्लाज्मा अपॉन टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सीधा का सीधा आपका इसका फॉर्मूला याद रख लेना, आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इसमें आपका काम आएगा, ठीक है। अनबाउंड फ्रैक्शन FU की बात करी गई है। FU का फॉर्मूला क्या है? बेसिकली अनबाउंड फ्रैक्शन इन द प्लाज्मा अपॉन टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। टोटल के अंदर बाउंड अनबाउंड दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। ऐसा जनरली आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों बात करते हैं कि बाउंड अनबाउंड फॉर्म दोनों कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? तो जितने भी ड्रग, सपोज आपकी ड्रग कोई कैरियर के अंदर है, राइट, अगर मान के चलो आपकी कोई ड्रग कैरियर के अंदर है, तब भी हम क्या बोलते हैं कि ये एनकैप्सुलेटेड है। हम ऐसे बोलते हैं ना, जितनी भी फॉर्मुलेशन आपने एडमिनिस्टर करी है, ये देखो सपोज ये आपकी फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर डिलीवरी व्हीकल है आपके, तो इसके अंदर कुछ एनकैप्सुलेट का क्या मतलब है कि जो कैरियर फ्रैक्शन है वो भी है और फ्री फ्रैक्शन है वो भी है। तो इससे आपको एक अंदाजा बताना पड़ता है कि एक्चुअल अवेलेबल फ्रैक्शन है कितनी। ये एनकैप्सुलेटेड फ्रैक्शन है जिसके अंदर आप देखो मैंने फ्री फ्रैक्शन भी बनाई है और अंदर जो है एनकैप्सुलेटेड फ्रैक्शन भी बनाई है। ऐसे ही जब भी आप ड्रग एडमिनिस्टर करते हो, कोई भी सपोज कोई फॉर्मुलेशन एडमिनिस्टर करते हो, तो कुछ फ्रैक्शन उसकी बाउंड फॉर्म में होती है, कुछ उसकी फ्री फॉर्म में आपकी अवेलेबल होती है, बेस्ड ऑन उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग किस तरीके से है, ठीक है। तो इसलिए हमें फ्रैक्शन निकालनी पड़ती है ऑफ द अनबाउंड ड्रग, दैट विल बी इंक्लूडेड एज द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ द अनबाउंड फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग एंड द टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है आपका, व्हाट विल बी द अनबाउंड कंसंट्रेशन इफ द अनबाउंड फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन आपको गिवन है 0.52 एंड टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपको गिवन है
140, ठीक है। आपने CU इसमें निकालना है। तो अभी आपने पढ़ा FU का फॉर्मूला क्या है, CU यानी कि अनबाउंड कंसेंट्रेशन कितनी है अपॉन टोटल प्लाज्मा कंसेंट्रेशन कितनी है। तो CU क्या हो जाएगा, CU विल बी 0.52 इंटू 140। सीधा का सीधा आपका आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, सीधा का सीधा हमारे पास 80 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आई होप आपको, नहीं 80 नहीं, एक बार इसको सॉल्व कीजिए, नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर आना चाहिए 72.8, ठीक है। 72.8 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा। इसे सॉल्व भी एक बार आप करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यस, 72.8 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What will be the fraction of unbound drug if the unbound concentration, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अनबाउंड फ्रैक्शन यानी कि FU निकालना है। कंसेंट्रेशन ऑफ द अनबाउंड ड्रग आपको गिवन है 99 एंड टोटल प्लाज्मा कंसेंट्रेशन गिवन है आपको 160। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, सेम फॉर्मूला लगेगा। FU क्या है, concentration of unbound drug in the plasma upon total concentration of drug in the plasma. Now FU क्या होगा, 99 upon 160, राइट। इसको सॉल्व कीजिए, लगभग 0.618 समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। कुछ इसमें ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, सिंपल रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन था। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है। एक बार एक्सप्लेनेशन दोबारा देख लीजिए। FU यानी कि फ्रैक्शन ऑफ अनबाउंड ड्रग निकालनी थी, दैट विल बी CU अपॉन C, कंसेंट्रेशन ऑफ अनबाउंड ड्रग इन प्लाज्मा अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ टोटल प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका रीजन असर्शन के फॉर्म में है। पहला स्टेटमेंट कहता है ड्रग्स एक्सटेंसिवली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन हैव लॉन्गर हाफ लाइफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे कहा था जितनी भी आपकी ड्रग्स है, जितना प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड हो जाएगी उसका साइज बढ़ जाएगा, यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन घट जाएगा, यानी कि ज्यादा समय तक आपकी बॉडी में वो रहने वाली है, यानी कि उसकी हाफ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो पहली स्टेटमेंट है आपकी, ये आपकी करेक्ट है। सेकेंड, द रीनल क्लियरेंस इज स्मॉल एंड द यूरिन फ्लो रेट इज जस्ट 1 to 2 ml पर मिनट, ठीक है। तो बिल्कुल रीनल क्लियरेंस इसकी कम हो जाएगी। मैंने आपसे अभी बताया फार्माकोकाइनेटिक सारे ऑल्टर हो जाएंगे जैसे ही ड्रग जो है वो प्रोटीन बाउंड हो जाएगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है एंड इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपकी करेक्ट है, राइट। तो ड्रग्स विच आर एक्सटेंसिवली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स डू हैव अ लॉन्गर हाफ लाइफ बिकॉज उनका रीनल क्लियरेंस घट जाता है, यूरिन फ्लो रेट भी लगभग 1 to 2 ml पर मिनट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने ढूंढनी है रिगार्डिंग दी क्रिएटिनिन एंड इट्स यूज इन असेसिंग द रीनल फंक्शन। पहले ही मैं आपको बता दूं, GFR के मेजरमेंट के लिए जनरली हम क्रिएटिनिन एज एंडोजीनियस मॉलिक्यूल एंड एक्सोजीनियस मॉलिक्यूल हम इनोलिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिनिन इज एन एंडोजीनियस अमीन प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ मसल कैटाबॉलिज्म, या क्रिएटिनिन इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन बाय ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। The creatinine clearance test is requires urine collection for the accurate results. The different formulae are used to calculate creatinine clearance from the serum creatinine values as creatinine production varies with age, weight and gender. तो इस क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। तो क्रिएटिनिन के लिए आप सीरम क्रिएटिनिन लेवल की बात करते हो, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी बात थी, सिर्फ आपको एक शब्द ही देखना था। यस, यहाँ पर यूरिन की वैल्यू लिखी हुई है, हम सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट रहेगा। तो क्रिएटिनिन है क्या, क्रिएटिनिन आपका एंडोजीनियस अमीन है विच इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द मसल कैटाबॉलिज्म। इट इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन बाय द ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following statement is true regarding the urinary excretion of the drugs? अब urinary excretion यहाँ पर एसिडिफिकेशन और अल्कलाइजेशन की बात करी गई है। जो ड्रग्स आपकी एसिडिक इन नेचर होती है उनकी अल्कलाइजेशन कराई जाती है ताकि वो रैपिडली एक्सक्रीट हो जाए। जो ड्रग्स आपकी एसिडिक होंगी उनकी अल्कलाइजेशन, जो बेसिक होंगी उनकी एसिडिफिकेशन कराई जाती है। तो बस यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट अपनी देखनी थी। तो यहाँ कहता है एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन एनहांसेस एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक ड्रग्स। अभी मैंने आपसे बताया एसिडिफिकेशन आप बेसिक ड्रग्स की करोगे, ठीक है। अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन एनहांसेस एक्सक्रीशन ऑफ बेसिक ड्रग्स, अभी मैंने आपसे बताया अल्कलाइजेशन आप
एसिडिक ड्रग्स की करोगे। थर्ड, एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन विद अमोनियम क्लोराइड प्रोमोट्स द एक्सक्रीशन ऑफ बेसिक ड्रग्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, एसिडिफिकेशन करी जा रही है बेसिक ड्रग्स की विद द अमोनियम क्लोराइड। लास्ट, एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन विद एस्कॉर्बिक एसिड प्रोमोट्स द एक्सक्रीशन ऑफ द बेसिक ड्रग। बेसिक ड्रग्स की एल्कलाइजेशन नहीं करोगे, एसिडिक ड्रग्स की एल्कलाइजेशन करोगे आप, ठीक है। चलिए, और बेसिक ड्रग्स की आप एसिडिफिकेशन करोगे। सीधा सीधा आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्रिएटिनिन क्लियरेंस, व्हिच एज ग्रुप डज इट बिलोंग्स टू। अब देखो सीधा बात थी फॉर्मूले की, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज इक्वल्स टू 0.48H अपॉन सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू इनटू वेट अपॉन 70 ऊपर 0.7 पावर है। तो पूछता है कि बताओ ये आपके क्रिएटिनिन क्लियरेंस की कैलकुलेशन वैल्यू जो है ये किसके लिए है। तो आपको याद होगा कि फॉर्मूलाज लगभग आपके मॉड्यूल्स में भी गिवन है। ये फॉर्मूला बेसिकली चिल्ड्रन के लिए है, राइट। तो मेन के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, इट इज 140 माइनस एज अपॉन 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन इंटू वेट। ये फॉर्मूला जनरली एडल्ट्स के लिए यूज होता है, मेल्स के लिए यूज होता है, राइट। तो ये जो फॉर्मूला आपका मेंशन है, दिस इज जनरली फॉर द चिल्ड्रन, राइट। सो द चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड इन द एज ग्रुप फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आप चिल्ड्रन 1 to 20 ईयर्स के लिए ये फॉर्मूला रहेगा, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ सकता है। मेल्स के लिए फॉर्मूला यही रहेगा, सेम में 72 की जगह 85 कर दो तो वो फॉर्मूला आपका यहाँ फीमेल्स के लिए बन जाएगा। यानी कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस अगर आप फीमेल्स की निकालना चाहो दैट विल बी 0.9 इंटू क्रिएटिनिन क्लियरेंस ऑफ द मेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब ये क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा फॉर्मूला जो है वो उल्टा टेढ़ा हुआ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये क्या पूछता है, ये पूछ रहा है ये इक्वेशन किस एज ग्रुप के लिए, 140 माइनस एज इंटू वेट अपॉन 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन। अभी मैंने आपसे बताया था ये फॉर्मूला किसके लिए, ये एडल्ट्स के लिए फॉर्मूला है। कौन से एडल्ट्स के लिए, ये जनरली मेल्स अबव 20 ईयर्स। अगर ये 85 आ जाता तो दैट वुड बी फॉर द फीमेल्स अबव 20 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। तो मेल्स के लिए रहेगा 72 नीचे आ जाएगा, फीमेल्स में बस उसमें 85 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में सेम है, आपको वैल्यूज गिवन है, आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। अ गर्ल विद एज, तो एज आपको गिवन है 21, हाइट गिवन है 240 सेंटीमीटर, वेट गिवन है 55 kg, सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू गिवन है 0.8 mg, विल हैव डैश क्रिएटिनिन क्लियरेंस। अब देखो एज 21 से पता लग गया कि हमें 20 ईयर्स एंड अबव, यानी कि चिल्ड्रन वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, फीमेल्स का फॉर्मूला यूज करना, राइट। फीमेल्स के लिए फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे आपका फॉर्मूला था क्रिएटिनिन क्लियरेंस का 140 माइनस एज इंटू वेट अपॉन 85 इंटू सीरम क्रिएटिनिन इंटू वेट, राइट। सिंपल सा फॉर्मूला आपने यहाँ पर बस पुट करना है, क्या आ जाएगा 140 माइनस एज क्या है 21 अपॉन 85 इंटू सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू कितनी है 0.8 है इंटू वेट, वेट कितना गिवन है, वेट गिवन है इंटू 55। बस सिंपल सा इसको सॉल्व कर लीजिए एंड आपके पास आपका करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। दैट विल बी योर 96.25, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिमिलर फॉर्मूला से बस कैलकुलेट किया गया है। अब यहाँ पर पूछता है कि जो फेज टू रिएक्शंस हैं उनको आपने ऑर्डर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट्स आपने अरेंज करना है फॉर द कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। तो आप सबको पता है सबसे पहले जो कॉन्जुगेशन रिएक्शन में आता है वो आता है ग्लूकोयूरोनिडेशन, जो कि आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया, डी भी इनकरेक्ट हो गया। फिर आता है अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन, इस वजह से ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट है, पहले ग्लूकोयूरोनिडेशन, देन अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन, देन सल्फेशन, देन ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, ठीक है। ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। सो ऑप्शन ने कुछ नहीं करना था, सीधा का सीधा आपका ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर रखा था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, ग्लूकोयूरोनिडेशन, अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन, सल्फेशन एंड ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आ जाइए।
Conjugates with a molecular weight dash are primarily excreted in the bile. अभी मैंने आपसे बात करी थी कि जो molecular weight जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना उसका रीनल क्लियरेंस जो है वो डिफिकल्ट रहेगा। तो अगर हम एक रेंज बताए थे तो हमने यूरिन के लिए बोला था कि 300 के लगभग जो है 300 से लेस होना चाहिए, यानी कि 500 से ज्यादा वाला मेनली बाइल में एक्सक्रीट होता है, राइट। 300 से कम वाला मेनली यूरिनरी एक्सक्रीशन, लेकिन जो 300 से बड़ा होगा 300 से 500 उसमें बोथ बाइल एंड यूरिन दोनों होता है, इसलिए हम मान के चलेंगे लगभग 300 350 से बड़ा जो साइज रहेगा दैट विल बी एक्सक्रीटेड प्राइमरीली इन दी बाइल। सो ऑप्शन सी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ड्रग दैट फॉर्म्स अ ग्लाइसिन कॉन्जुगेट, राइट। अब ग्लाइसिन कॉन्जुगेट की बात की जा रही है, क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास। तो जितनी भी ये आपकी ड्रग्स मेंशन है, आइसोप्रोपोक्सी एसिटिक एसिड, कोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये सारे की सारी ग्लाइसिन कॉन्जुगेट्स फॉर्म करते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, राइट। जब आप कॉन्जुगेशन रिएक्शंस पढ़ते हैं वहां पर आपने एग्जांपल्स में पढ़ा होगा कि इनमें से कौन कौन सी आपकी ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन में आती है और ग्लूटामिन कॉन्जुगेट्स आते हैं। एलिफेटिक एसिड्स, साइक्लिक एसिड, एराइल एसिड्स, एराइल एसिटिक एसिड, हेट्रोसाइक्लिक एसिड्स, राइट, एंड निकोटिनिक एसिड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स अंडरगोज एसिटाइलेशन। ऑप्शन है सेम, आइसोप्रोपोक्सी, एसिटिक एसिड, प्रोकेनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, राइट। तो यहाँ पर आपको एसिटाइलेशन के लिए एक टेबल दिया जाएगा जिसमें आपको सारी ड्रग्स पता लग जाएंगी। सैलिसाइलिक एसिड अभी हम ग्लाइसिन कॉन्जुगेट्स में पढ़ चुके हैं, आइसोप्रोपोक्सी एसिटिक एसिड भी हम वहां पढ़ चुके हैं कि ग्लाइसिन के साथ कॉन्जुगेट्स बनाते हैं। तो बच गई हमारे पास प्रोकेनामाइड जो कि एसिटाइलेशन शो करती है। अभी आपने पीछे ही पढ़ा है ना, राइट, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। तो एसिटाइलेशन के लिए हमारे पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स है जिसमें प्रोकेनामाइड आ गया, पाबा आ गया, डेप्सोन आ गया। सल्फोनामाइड्स में सल्फेनिलामाइड हो गया, सल्फापाइरिडीन हो गया, हाइड्राजीन्स हो गए हमारे पास, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन कैन लीड टू द इंडक्शन ऑफ एंजाइम्स दैट मेटाबोलाइजेस पेनिसिलिन, इंसुलिन, पेंटोबार्बिटल एंड एस्पिरिन। आपको याद होगा अभी पीछे भी हमने कवर किया था कि पेंटोबार्बिटल, जब मैंने एक टेबल आई थिंक थर्ड या फोर्थ ही क्वेश्चन था वो, जहां मैच इट में भी आपने कुछ इंड्यूसर्स पढ़े थे, उनके सामने उनके एग्जाम्पल्स थे जिनका मेटाबॉलिज्म एनहांस हो रहा था। वहां अल्कोहल में मैंने पेंटोबार्बिटल आपको सबसे पहला ही एग्जाम्पल बताया था। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए बार्बिचुरेट्स में आपने देखा था सेम टेबल ही मैंने आपको दिखाया था, काउमेरिन्स, फेनिटोइन, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन। अल्कोहल में पेंटोबार्बिटल, काउमेरिन्स एंड फेनिटोइन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में ए ड्रग दैट इज हाईली सॉल्युबल, ये नाम पढ़ते ही बीसीएस क्लास 1 पहले आना चाहिए दिमाग में। हाईली सॉल्युबल एंड प्रीडोमिनेटली एलिमिनेटेड बाय द लीवर फॉल्स अंडर विच क्लास। बीसीएस में आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्लास में आपका पूछा गया है, राइट। तो आपको पता लग गया ड्रग आपकी हाईली सॉल्युबल की बात करी जा रही है, और जो ड्रग हाईली सॉल्युबल, हाईली परमिएबल रहती हैं उन केसेस में आपका जो रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है वो होता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग। सो क्लास 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए, राइट, बीसीएस क्लास 1। चलिए so class 1 are predominantly eliminated by the liver, class 2 are eliminated also by liver, लेकिन वहां solubility कम है। class 3 are show poor metabolism and are mainly unchanged, class 4 also show poor metabolism। चलिए next, BDDCS क्लास 4 ड्रग्स, सेम ही क्लासिफिकेशन रहता है लगभग आपका बीसीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लास 4 की जैसा क्या होगा, लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी। अभी आपने पढ़ा लो सॉल्युबिलिटी तो आपका बीसीएस क्लास 2 का भी होता है, लेकिन वहां पर एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है। अभी पीछे आपने टेबल देखा, सो लो सॉल्युबिलिटी एंड पुअर मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन डी थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है बीसीएस क्लास का, बस और कुछ नहीं, ठीक है। लो सॉल्युबिलिटी एंड पुअर मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ठीक है। देखो सेम ही है, सॉल्युबिलिटी हाई फर्स्ट थर्ड क्लास की होती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म पुअर होता है थर्ड एंड फोर्थ में, एंड एक्सटेंसिव होता है फर्स्ट एंड सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिगरेट स्मोक कैन इंड्यूस, सेम वही टेबल जहां से अल्कोहल वाला टेबल आपने उठाया था, वहां पर लास्ट ही पॉइंट यहाँ पर सिगरेट स्मोक का भी था, अगर आपने देखा होगा। सो सिगरेट स्मोक कैन इंड्यूस, ऑप्शन ए है निकोटीन, ऑप्शन बी है अमाइनो एजोडाइज,
बिल्कुल नहीं, बोथ ए एंड बी। जब ए ही ऑप्शन करेक्ट है तो ये भी आपका नीदर ए नॉर बी, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, एक बार वो टेबल आप दोबारा देख लीजिए। सिगरेट, ओके, सो सॉरी फॉर दिस, आई थिंक मैंने गलत मार्क कर दिया। सिगरेट स्मोक कैन इंड्यूस बोथ, निकोटीन भी होगा एंड अमाइनो एजोडाइज भी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं, बिल्कुल सही, सिगरेट स्मोक में आपका गिवन था निकोटीन एंड अमाइनो एजोडाइज। मैंने नॉट पढ़ लिया था, बट यहाँ पर आपका दोनों ही इसके इंड्यूसर्स। ड्रग्स, स्मोक जो है वो इंड्यूसर का काम करेगा, जिनसे इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो एसिटाइलेशन? अभी पीछे भी हमने ये क्वेश्चन सेम अटेम्प्ट किया है, जहाँ पे प्रोकेनामाइड आपका आंसर था। तो एसिटाइलेशन में आपने प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स देखा, प्राइमरी एरोमेटिक एंड सल्फोनामाइड्स तीनों देखे थे, तीनों की क्लासिफिकेशन थी। पहला क्वेश्चन ग्लाइसिन वाला था, देन एसिटाइलेशन वाला। इंटर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, राइट, 40। चलिए, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स, एरोमेटिक, सल्फानिलामाइड्स एंड हाइड्रोसिन्स, चारों के चारों आपको सेम ही बताए थे। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर लाइकली टू हैव अ रीनल क्लियरेंस ऑफ लेस देन 130 ml पर मिनट? तो आपको बच्चों को टेबल याद होगा, जहां रीनल क्लियरेंस की वैल्यू बताई थी 0, लेस देन 130, 130, ग्रेटर देन 130 एंड 650। साथ ही साथ इसकी रीनल क्लियरेंस रेशियोज भी मेंशन थी एंड मैकेनिज्म्स भी मेंशन थे, राइट। तो 0 जो होगी दैट मींस आपका वो ड्रग कंप्लीटली फिल्टर और रीएब्सॉर्ब हो जाएगी, जैसे कि ग्लूकोज। लेस देन 130, लेस देन 130 जनरली किसका होता है? फॉर दी लाइपोफिलिक ड्रग्स के लिए होता है, राइट। 130 किसके लिए होता है? 130 नियर अबाउट आपका क्रिटेनिन के लिए होता है, राइट। ठीक है, जिसको आप जीएफआर के एस्टिमेशन के लिए यूज करते हो। ग्रेटर देन 130, ग्रेटर देन 130 हमारे पास, और लगभग आगे पोलर ड्रग्स के लिए होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में लेस देन 130 पूछा गया था, तो दैट विल बी नन अदर देन आर लाइपोफिलिक ड्रग्स। सो we got our correct answer as option number C, lipophilic drugs, right? We have the table right here. यहाँ पर आप देखिए रीनल क्लियरेंस की वैल्यूज गिवन है, उनके साथ मैकेनिज्म एज वेल एज एग्जांपल गिवन है। लेस देन 130 का लाइपोफिलिक ड्रग्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन इज अ पैसिव प्रोसेस, कैरियर मीडिएटेड, डिफ्यूजन कंट्रोल्ड या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्राइवर प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो बच्चों आपने अगर यूरिन फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे दिस इज नन अदर देन योर कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस, राइट। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, इट इज नन अदर देन आर कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज इंडिकेटेड व्हेन द ड्रग एक्सक्रीशन रेट वैल्यूज आर, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया बच्चों, राइट। इफ इट इज वैल्यू नियर टू जीएफआर यानी कि 130, ग्रेटर देन जीएफआर, लेस देन या इंडिपेंडेंट ऑफ द जीएफआर। अगर आपको याद होगा ड्रग्स का रीएब्जॉर्प्शन किस ड्रग्स का होगा? रीएब्जॉर्प्शन जनरली लाइपोफिलिक ड्रग्स का होता है। तो लाइपोफिलिक ड्रग का जीएफआर की वैल्यू अभी हमने पीछे देखी थी, क्लियरेंस की वैल्यू दैट वाज लेस देन 130। सेम के ऊपर ही क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। बस क्वेश्चन घुमा दिया कि आपसे लाइपोफिलिक ड्रग्स का पूछ सकता था, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म आपका लाइपोफिलिक ड्रग्स का ही होगा। तो लेस देन 130 ml पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्रिटेनिन क्लियरेंस टू असेस द रीनल क्लियरेंस कैन बी, इट रिक्वायर्स कलेक्शन ऑफ यूरिन, राइट। ऑप्शन बी, it can be correlated to the steady state concentration of the creatinine in plasma. It can be affected by renal function. It is independent of age and weight. ऐसा नहीं है, क्रिटेनिन की वैल्यू आपकी डिफर करती है विद एज, वेट एंड जेंडर, राइट। सो यस, इट इज कोरिलेटेड टू द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ द क्रिटेनिन इन प्लाज्मा। इट रिक्वायर्स कलेक्शन ऑफ यूरिन, आपका सीरम क्रिटेनिन भी होता है, राइट। ऑप्शन बी यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। In patients with renal impairment, the elimination half-life of drugs is typically, तो जिनके रीनल इंपेयरमेंट हो रखी है ऑलरेडी, राइट, तो उनके केसेस में क्या होता है, यानी कि ड्रग्स का जो एक्सक्रीशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो यानी कि जो टी हाफ है, यानी कि वो लंबे समय तक उनकी बॉडी में रह रही है, टॉक्सिसिटी कर रही है और रीनल इंपेयरमेंट में आपका एड ऑन कर रही है, तो उन ड्रग्स की जो है हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज कर जाती है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास करेक्ट रहेगा, इंक्रीज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तभी डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर एक अलग से टॉपिक आपको कराया जाता है। सो ड्रग्स विद अ मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 आर प्राइमरीली एक्सक्रीटेड वाया, कितनी बार बच्चों आज की क्लास में कितनी बार बात कर ली मैंने, 300 से कम तो यूरिन,
300 से 500 बोथ यूरिन एंड बाइल, ग्रेटर देन 500 तो नन अदर देन बाइल। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चंस आपके एक ही टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। आई होप यहाँ इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की अभी और जरूरत नहीं है, मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन इन द लंग्स इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्टिव सिक्रीशन। यहाँ यूरिन फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे ड्रग एक्सक्रीशन वाया लंग्स की बात कर रहा है। तो ये जो एक्टिव सिक्रीशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये कहाँ है? ये बेसिकली प्रोसेस हमारे जो है वो यूरिन फॉर्मेशन में जनरली होते हैं। तो पैसिव डिफ्यूजन लंग्स में तो पैसिव डिफ्यूजन ही पॉसिबल है ना, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। In patients with renal impairment, following pharmacokinetic parameters are generally altered. तो जिनका रीनल क्लियरेंस ऑल्टर होगा, रीनल इम्पेयरमेंट लाइक कंडीशन आ चुकी है, तो उन पेशेंट्स का इनमें से क्या ऑल्टर होगा? रीनल क्लियरेंस एंड एलिमिनेशन रेट, एलिमिनेशन हाफ लाइफ, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या ऑल ऑफ दीज, राइट? तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने पीछे भी बोला था, मैंने आपको कहा था कि हाफ लाइफ भी अलग डिफर हो जाएगी, इनफैक्ट इंक्रीज कर जाएगी। ऑप्शन ए तो सीधा सीधा है क्लियरेंस, क्योंकि अगर किसी भी पेशेंट का रीनल इंपेयरमेंट हो चुका है यानी कि उसकी रीनल क्लियरेंस वैरी करने वाली है, यानी कि एलिमिनेशन रेट वैरी करने वाला है, हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, एंड सो एज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बदल जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The renal clearance value greater than 130 suggests that drug is, बच्चों आप भी हमने पीछे कुछ ना रेंजेस लिखे थे, मैंने आपसे कहा था अगर आपकी वैल्यू रीनल क्लियरेंस की 0 है, लेस देन 130 है, 130 है, ग्रेटर देन 130 है, या 650 है। तो अगर 0 है तो ड्रग इज फिल्टर्ड प्लस रीएब्सॉर्ब्ड कंप्लीटली। ये चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ड्रग इज फिल्टर्ड एंड रीएब्सॉर्ब्ड कंप्लीटली। लेस देन 130 होगी तो ड्रग इज फिल्टर्ड प्लस रीएब्सॉर्ब्ड पार्शियली। ठीक है, 130 होगी तो ड्रग इज ओनली फिल्टर्ड, ग्रेटर देन 130 होगी तो ड्रग इज फिल्टर्ड प्लस सिक्रेटेड, राइट? एंड अगर 650 होगी तो लगभग आपकी इक्वल हो जाती है, इक्वल टू दी कंसेंट्रेशन ऑफ इन दी प्लाज्मा। तो हमारे पास ग्रेटर देन 130 में आपका फिल्टर्ड एज वेल एज एक्टिवली सिक्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आएगा। टेबल आपका यही बार बार आ रहा है, देखो यहाँ पर मैकेनिज्म है, 0 है तो ड्रग इज फिल्टर्ड एंड रीएब्सॉर्ब, लेस देन 130 है फिल्टर्ड एंड रीएब्सॉर्ब पार्शियली, 130 है फिल्टर्ड, ग्रेटर देन 130 फिल्टर्ड एज वेल एज एक्टिवली सिक्रेटेड, एंड 650 रीनल क्लियरेंस विल बी इक्वल टू प्लाज्मा फ्लो रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडोजीनियस acids such as uric acid are secreted by the same system that secretes morphine, penicillin, choline या histamine। ठीक है, तो endogenous acids such as uric acid are secreted by the same systems। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलिन, राइट? तो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी और देख लेते हैं। तो आपका प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो सिस्टम फॉर सिक्रीशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड या एनाइंस, कौन से वाले? पेनिसिलिन, सैलिसाइलेट्स, ग्लूकोयूरेनाइड्स, सल्फेट्स एक्सेट्रा, दे हैव सेम सिस्टम फॉर द एंडोजीनस एसिड जस्ट लाइक द यूरिक एसिड। स्टेटमेंट में सीधा का सीधा आपका क्वेश्चन उठा रखा है, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट दी वीकली टेस्ट एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों के मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट रहे होंगे, नहीं तो अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन एंड कोलिंक आप कर पा रहे होंगे टॉपिक्स के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।